अत्याचारी सौतेली माँ। मनीष अपने पूरे परिवार के साथ गोधर में रहता था। उसकी पहली पत्नी को गुजरे अभी 3 महीने ही हुए थे। अरे बेटा मनीष, मेरी तो उम्र हो गई है। माला बहुत गुमसुम सी रहती है। जब से उसकी माँ गई है समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। ना ठीक से खाती है न पीती है, बस रोती रहती है। माँ, मुझे भी बस उसी की चिंता दिन रात सताती रहती है। ऑफिस में भी मैं दिन भर यही सोचता रहता हूँ कि माला ने खाना खाया होगा या नहीं। बेटा, इसका बस एक ही उपाय है। इसके लिए तू माँ ले आ। मेरी माला फिर से हंसने बोलने लगेगी। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। माला की माँ से मैं बहुत प्यार करता था। उसकी जगह मैं किसी और को कैसे दे सकता हूँ? बेटा, माला का भी तो सोच। वो बिन माँ की बच्ची कैसे रहेगी? और तू भी कौन सा बूढ़ा हो गया है। माला की शादी के बाद तुझे भी तो इसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी ना। सीमा की जिद के आगे मनीष हार मान लेता है और शादी के लिए तैयार हो जाता है। मनीष के घर वाले केकई को मनीष के लिए पसंद कर लेते हैं और उनकी शादी हो जाती है। केकई, ये माला है, मेरी 10 साल की बेटी, जिसके लिए मैंने तुमसे शादी की है। मेरा ख्याल रखो या ना रखो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी माला का खास ख्याल रखना होगा। हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं माला का पूरी तरह से ख्याल रखूंगी। माला, अपनी माँ से नहीं मिलोगी? माला, आओ, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझसे सारी बातें कर सकती हो। हम लोग मिलकर बहुत मजे करेंगे। माला को लगता है कि केकई उसे उसकी माँ की तरह प्यार करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। केकई की शादी को अभी 10 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि उसने अपना असली रंग दिखाना चालू कर दिया। मनीष के ऑफिस जाने के बाद केकई, माला और सीमा घर में अकेले होते हैं। बेटा केकई, एक गिलास चाय बना दे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। माला, दादी के लिए चाय बना दो। अरे बेटा, माला कैसे करेगी? उसे तो चाय बनाना ही नहीं आता है और उसने कभी रसोई घर में काम तक नहीं किया है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं किया है तो क्या कर नहीं सकती है? अब नहीं सीखेगी काम तो जिंदगी में ऐसे ही थोड़ी बैठे रहना है। सीमा की आंख से आंसू बहने लगते हैं और माला रोते रोते चाय बनाने रसोई घर में चली जाती है और चाय का ग्लास माला के ऊपर गिर जाता है और वो जल जाती है। दादी, दादी मुझे बचाओ, दादी जल गया, दादी। कोई मेरी बच्ची पर ठंडा पानी डालो। अरे केकई, तूने इसे चाय बनाने को क्यों कहा? मुझे चाय नहीं देती तो कौन सा मैं बिना चाय के मरी जा रही थी। अरे कलमुही, अब तो आजा। सीमा की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग माला को उठाकर डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। अच्छा हुआ आप लोग इसे टाइम पर ले आए। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इन्हें बेड रेस्ट करना होगा लगभग 1 महीने तक। मोहल्ले वाले माला को घर ले आते हैं। दोनों दादी पोती कान खोलकर सुन लो। ये बात अगर मनीष को पता चली ना तो दोनों का जीना हराम कर दूंगी। अपना ज्यादा दिमाग अगर चलाया ना तो सोच लेना। और पड़ोस में भी किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा लगा नहीं कि पूरा मोहल्ला ही सर पर उठा लिया है। रात में जब मनीष घर आता है तब उसे पता चलता है कि माला जल गई थी। बेटा माला, ये सब कैसे हुआ? कितनी बार मना किया है तुझे कि रसोई घर में मत जाया कर। तू अभी बहुत छोटी है। अब तो तेरी माँ भी आ गई है, फिर तुझे जाने की क्या जरूरत थी? जैसे ही माला कुछ कहती, मनीष के पीछे खड़ी केकई उसे आंख दिखा देती है
और माला रोते रोते कहती है, वो पापा, मुझे चाय पीनी थी तो मैं चाय बनाने की कोशिश कर रही थी। अब से मैं चाय नहीं बनाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, आराम करो और अपना पूरा ध्यान रखना। हाँ जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। माला बेटा, मुझे बोल देती चाय बनाने को, क्यों गए आप? मैं जब थी तो आपको काम करने की क्या जरूरत थी? अगले दिन जैसे ही मनीष ऑफिस के लिए चला जाता है, केकई सीमा और माला पर बहुत चिल्लाती है। दोनों दादी पोती ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। एक जल के बैठ गई है और दूसरी बुढ़िया है कि उठती ही नहीं है। इतने सारे काम मुझसे नहीं होंगे। माला, घर में झाड़ू पोछा लगा देना, नहीं लगाया तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे उल्टा, दिखता नहीं है तुझे कितना जल गई है मेरी बच्ची? आग लगे तुझे। मेरी किस्मत फूटी थी कि मैंने जो अपने बेटे की शादी तुझसे करवा दी। मुझे क्या पता था कि तेरे जैसी कलमुही आएगी जो मेरा घर बर्बाद करके रख देगी। मेरी फूल सी बच्ची से इतना काम करवाती है। तुझे भगवान बिल्कुल माफ नहीं करेगा। माला कोई भी काम नहीं करेगी, उसके बदले का सारा काम मैं करूंगी। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम करो या माला, लेकिन मुझे काम किया हुआ चाहिए। खाली बैठे तुम दोनों मुफ्त के टुकड़े तोड़ती हो। सीमा अब पूरे घर का काम करती है, लेकिन बूढ़े होने के कारण उसके घुटने जवाब दे देते हैं और अब वो काम करने की हालत में नहीं रहती है। ये सब देखने के बाद भी केकई को तनिक भी उन लोगों पर दया नहीं आती। दादी माँ, अब मैं पहले से थोड़ी ठीक हो गई हूँ। अब मैं काम कर लूंगी, आप आराम करो। मेरे कारण आपको वैसे भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। इस बुढ़ापे में कितना काम कर रहे हैं आप। नहीं बेटा, तेरे लिए तो तेरी दादी कुछ भी कर सकती है। बस ये कलमुहा घुटनों का दर्द ठीक हो जाए तो मैं इस केकई को उसकी औकात बताती हूँ। माला दिन भर पूरे घर का काम करने लगती है। शाम में सब काम करने के बाद माला केकई से कहती है, माँ, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। दे रही हूँ, रुक जा। ले मर। ये ठंडी जली रोटी कुछ लगाने को दे दो। कैसे खाऊंगी मैं इसे? थोड़ी चाय मिल जाएगी क्या? चाय तो जैसे तू बनाकर ही गई थी। अचार और प्याज लेना है तो बोल, वो दे दूंगी। वही दे दो। माला रोते रोते पानी में रोटी डुबाकर खाती है और उसे वो दिन याद आते हैं जब उसकी माँ उसके पीछे खाने की थाली लेकर दौड़ा करती थी। दिन यूं ही बीतते जाते हैं और धीरे धीरे माला अंदर ही अंदर कमजोर होती जाती है। एक दिन माला बेहोश हो जाती है। मनीष उसे अस्पताल ले जाता है और डॉक्टर कहता है, मनीष जी, आपकी बेटी को जरूर कोई बात अंदर ही अंदर खाए जा रही है जो वो किसी और से नहीं कह सकती। मुझे लग रहा है कि वो डिप्रेशन में जा रही है, लेकिन मैं कुछ टेस्ट लिख कर देता हूं, आप वो करवा दीजिए। आपकी बेटी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बीमार है। आपको इसका पूरी तरह से ख्याल रखना बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर, मेरी पत्नी तो माला का बहुत ध्यान रखती है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा है मनीष जी, जैसा दिखता है हमेशा वैसा होता तो नहीं है। बाकी आपके परिवार की बात है, आप मुझसे ज्यादा ही जानते होंगे। एक तरफ मनीष सारे टेस्ट करवाता है और दूसरी तरफ उसके दिमाग में यह चल रहा होता है कि कैसे पता लगाया जाए केकई के बारे में। एक दिन दोपहर के समय मनीष छुपकर घर आ जाता है और केकई पर नजर रखता है। मौला,
तुझे तो अब बहाना मिल गया बीमारी का। अब दिन भर तू आराम फरमाएगी। चुप हो जा डायन, अब और एक शब्द नहीं कहना, नहीं तो मैं अपने बेटे को सब कुछ बता दूंगी। ये सब तेरे कारण हुआ है। तूने मेरी माला पे कितने अत्याचार किए हैं। अच्छा बुढ़िया, तेरी जबान भी कुछ ज्यादा ही निकलने लगी है। इसे तो मैं अभी लगाम लगा देती हूँ, रुक। केकई माला के बाल पकड़कर उसे मारने लगती है। माला जोर जोर से चीखने लगती है और वहां मनीष आ जाता है। केकई को मनीष एक जोरदार चाटा मारता है। मैंने कुछ नहीं किया। ये दोनों दादी पोती की मिली भगत है। ये लोग मुझे बदनाम करना चाहती हैं। चुप बेशरम, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मेरी माला ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तुमसे मैंने माला के लिए शादी की थी और तुमने मेरी बच्ची का यह हाल कर दिया। अभी के अभी तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मनीष, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए ही तो मैंने ये सब किया। माला मेरे गले की घंटी बन चुकी थी। तुम्हें इसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। जब तक ये माला मेरी जिंदगी में रहेगी, तब तक मेरा परिवार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मनीष केकई को अपने घर से बाहर निकाल देता है और दूसरी तरफ मनीष को पता चलता है कि माला को डिप्रेशन के साथ साथ कैंसर भी है और वो कुछ ही दिन की मेहमान है। इन पर दिन माला की हालत बिगड़ जाती है और माला को अब अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। माला मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझ जैसा अभागा बाप भगवान किसी को ना दे। पता नहीं मुझे तेरा और तेरी माँ का दुख कैसे नहीं दिखाई दिया। मेरी आंखों में केकई के प्यार की पट्टी बन गई थी। ऐसा मत बोलिए पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं माँ से मिलना चाहती हूँ। एक बार माँ को बुला दीजिए प्लीज पापा। माला के कहने पर मनीष केकई को बुलाता है। माँ, मेरे जाने के बाद मेरे पापा का ख्याल रखना। मैं जानती हूँ आप मेरे पापा से बहुत प्यार करती है। हमारे घर वापस आ जाइए माँ। मुझे माफ कर दो माला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। फिर भी तुम मेरे बारे में इतना सोच रही हो। एक बार माँ, मुझे दिल से बेटी कह के बुलाओ ना माँ। इतना कहते ही माला की आंखें बंद हो जाती हैं और वो इस दुनिया को अलविदा कह देती है। माला के जाने के बाद मनीष पागल हो जाता है और केकई की जिंदगी वीरान हो जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।